Hello, guys. We have a very special guest. Let me first introduce. I am Dr. Gaurav Hans from Terminal 6 Studios, London. और आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा नाम तो सुनाएगा क्योंकि सब इनको रेस्पेक्टफुली जानते हैं. एक होता है जानना, एक होता है रेस्पेक्टफुली जानना. नन अदर देन ऑनरेबल एक्स member of parliament, Mr. Virendra Sharma. Welcome, sir. Welcome for Terminal 6 Studios. Thank you for being here with us. Thank you very much for asking me to come here. Sir, it is our pleasure क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना, बहुत देखा और इतने सालों से इतने सारे एक्सपीरियंस जो हुए, people should know about you. आपकी जर्नी बस कंडक्टर से लेके and you have achieved and become a member of parliament. 55 साल you have spent into politics. 20 years you have spent in पार्लियामेंट हाउस. मैं चाहूंगा सर आप खुद अपने आप अपनी पूरी लाइफ की एक जर्नी को बताएं कि कैसे वीरेंद्र शर्मा जी लंदन आए, कैसे वीरेंद्र शर्मा जी को एक ध्यान आया या आपके मन में आया कि यू शुड गो टू पॉलिटिक्स. और 20 साल सर, इट्स बिग जर्नी जो आपने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके इस परफॉर्मेंस के साथ साउथ हॉल को और तमाम हिंदुस्तानियों को एक वो पहचान, एक सपोर्ट दी. काबिल तारीफ सर. I mean, we are really proud to sit in front of you. Thank you very much गौरव जी कि आपने मुझे जहाँ पर बुलाकर लोगों के साथ मेरी जर्नी को शेयर करने का मौका दिया. मैं पंजाब से आया हूँ. गांव से पैदाइश थी, छोटे टाउन में फगवाड़ा में एजुकेशन लेकर. हाँ, एजुकेशन लेकर ये एक ड्रीम होता था, अभी भी है यूथ में कि दूसरे देश में जाएं, दूसरे मुल्क में जाकर बेटर फ्यूचर के लिए जाना है कि वहां पर अच्छा फ्यूचर बनेगा. अभी थोड़ा डिफरेंट है. हमारे वक्त में जब लेट 60s में जब मैं आया था, उस वक्त हम सब इकोनॉमिक माइग्रेंट थे. इकोनॉमिक माइग्रेंट पैसा कमाने की होड़ में आए थे. फाइनेंशियली कमजोर होते थे. यहाँ पर आकर अच्छी कमाई होगी, अपने परिवार की लुक आफ्टर करेंगे फाइनेंशियली. उस वक्त इतना सपोर्ट या नेटवर्किंग नहीं थी कि भारत छोड़ने से पहले आपको यहाँ की लाइफ के बारे में कोई बताए. अभी आप लोगों को, आपकी एज के जो नौजवान यूथ आता है, उनको वहीं से एडवाइस हो जाती है कि कौन सा कोर्स करना है, कहाँ काम मिलेगा, कैसे काम मिलेगा, कैसी इमिग्रेशन पॉलिसी होगी, आपका फ्यूचर कैसा. हम एक्सेस हमारे वक्त में ये इंफॉर्मेशन नहीं थी. सब वहीं पर से जाएंगे, काम करेंगे, कौन सा काम करेंगे ये किसी को मालूम नहीं था. डिपेंडेंट होते थे कि जो हमारे से पहले आए हुए हैं वो आपको गाइड कर देंगे कहाँ काम पे लेकर जाना है. किसी के भरोसे किसी वो आ जाते थे. और यहाँ पर जितने भी हमारे लोग आए हुए थे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते थे. ये पंजाब से आया है, इसकी मदद करो, इसके लिए काम ढूंढो, इसके लिए रहने के लिए कमरा ढूंढो. हम उस वातावरण से आए थे. कब की बात है सर? मैं 1968 में आया था. 1968 में, जुलाई 1968 में मैं इस मुल्क में आया था. तो मेरी शादी हुई. शादी के बिना पे मुझे यहाँ की इमिग्रेशन मिली थी. मेरी मैरिज अरेंज हो गई थी जब मैं इंडिया में ही था. तो जो मेरी वाइफ है वो यहीं पर थी, इंडियन ओरिजिन की, लेकिन यहीं पर थी. मैरिज फैमिली ने अरेंज कर दी. तो इमिग्रेशन का ये इजी वे था आने के लिए. तो वो आपको इशू नहीं हुआ आने का? तो आने की उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जब यहाँ पर आए तो काम नेचुरली इधर उधर की जॉब करने के बाद आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे बस कंडक्टर की जॉब मिल गई. अच्छा, उस समय सर बस कंडक्टर होते होंगे? हाँ, बस कंडक्टर से अभी आजकल आपको बस कंडक्टर नहीं दिखाई देते. हमारे वक्त में ड्राइवर के साथ बस कंडक्टर होता था, जैसे सपोर्ट जैसे इंडिया में अभी भी है. वो बस कंडक्टर की जॉब मिल गई, अच्छी थी. उसके साथ दो बातें क्लियर हो गई. एक तो मैं कम्युनिकेट कर सकता था, जहाँ इंग्लिश का फ्लो अच्छा था. आपका था उस समय? ये साबित हो गया. नहीं, ये साबित हो गया. हाँ. आने के इमीडिएटली बाद आपको जॉब मिल गई. वो देखने वाले को ये हो गया कि हाँ भाई ठीक है, ये इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है. जी, ठीक है. बस कंडक्टर की जॉब ली तो उसमें जो लोग उस वक्त थे, जहाँ जिन्होंने ट्रांसपोर्ट में काम किया है, जहाँ वैसे भी जिंदगी में सबको मालूम है कि उस वक्त जहाँ का जो
पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, उस एनवायरनमेंट में रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी कॉमन थी। जी। उसके लिए फाइट करना। हम जो भी आए थे इकोनॉमिक माइग्रेंट थे कि पैसा कमाना है। पैसा कमाने की दौड़ में हम जो इनइक्वालिटी थी, डिस्क्रिमिनेशन थी, रेसिज्म था, आपके साथ मिसबिहेव था, उसको टॉलरेट करते थे। जब मैं बस कंडक्टर था, जब मैंने ये फेस किया तो मैंने फैसला किया कि नहीं, ये हमारे साथ गलत हो रहा है। हम इस पे आएंगे सर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाँ। कि जब आप बस कंडक्टर थे, हाँ। क्योंकि एक लड़का जो हिंदुस्तान से आया फर्स्ट टाइम, और तब हम सब जानते हैं कि इंडियंस को बहुत पसंद किया नहीं जाता था। दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक अ डॉग। रेसिज्म वाज एट द पीक, पुट दिस वे। रेसिज्म किस तरह के सवाल आपके पास नॉर्मली आते थे जब आप बस कंडक्टर थे ड्यूरिंग दैट जर्नी? नहीं, देखो, पहले तो बाहर का आप माहौल देखिए। यहाँ पर मेरे आने से पहले कॉमनली नोन था इंडियंस, आयरिश, ट्रैवलर्स एंड द डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द पब्स। Oh, even travelers as well. Travelers, blacks, Irish, not allowed. Oh, ओके, सो धीरे धीरे आयरिश के इम्प्रूवमेंट हो गई, उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो फिर ब्लैक, इंडियंस एंड डॉग्स रह गए। फिर धीरे धीरे जब हम लोगों ने फाइट करना शुरू किया तो वो भी डिसअपीयर हो गए। जहाँ के चेंजेस आए, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस आई, कानून ऐसे बने जिससे लोगों को लीगल पावर्स मिली, लोगों को कि वे कैसे फाइट करना है लीगली अगर आपके साथ ऐसा बिहेव होता ऐसा है। होता है तो वो आम लोग जो बस कंडक्ट पैसेंजर्स होते थे, आम सोसाइटी में ये कॉमन था कि गो बैक टू योर कंट्री। एक फ्रेज थी पाकी। इसमें सर इश्यूज भी होते होंगे कुछ इस तरह, क्योंकि पहले तो नॉनसेंस भी बहुत होता था, क्राइम रिपोर्ट भी काफी थे यहाँ पर। था वो थी, लेकिन उसका सोल्यूशन कोई नहीं था। कोई सॉल्यूशन, कोई सुनवाई नहीं थी। कोई सुनवाई नहीं थी, कोई कानून नहीं था। आपको आपकी रेस पे, आपके कलर पे गाली निकाली जा रही है तो उसका लीगल रेमेडी कोई नहीं और थी। इंडियंस के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। नहीं, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक कमाई करने के लिए आए करने थे, के लिए आए थे। वापस क्यों जाएंगे? बहुत से लोग लोन लेकर, जैसे आप आज सब भी आप आज देखते जाते हैं, आज का जो स्टूडेंट वर्ग आ रहा है या यूथ आ रहा है वो एजुकेटेड है। बिल्कुल। वहाँ यहाँ से जो बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स जाकर वहाँ पर पहले बताते हैं हाँ कि आप आइए, ये प्रॉब्लम्स है, इसका क्या सोल्यूशन है, आपकी जॉब कैसे होगी, आपने किस कोर्स में जाना है, किसकी। हमारे वक्त में तो ये नहीं था ना, नहीं था, कोई सोर्स ही नहीं था ना कोई इंफॉर्मेशन वाज जीरो कंप्लीटली। किसी को कोई मालूम नहीं, गांव से किसी ने बोल दिया कि भाई ठीक है जी, मेरे गांव से कोई आया हुआ, मेरे भाई यहाँ पर है, वो कहते इसको भेज दो, जहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पहले जहाँ आए हुए थे। समय सर क्रेज भी अलग था ना कि लंदन जा रहे हैं, लंदन, मेरा बेटा का जरा लंदन जा रहा है, विदेश। नहीं, वो क्योंकि उस वक्त इंडिया में डेवलपमेंट स्लो थी, फ्यूचर ब्लीक था। हम लोग मेरी एज ग्रुप के जो हम यूथ कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ते थे, ये समझते थे कि बीए करने के बाद, ये क्वालिफिकेशन लेने के बाद हमारा फ्यूचर ठीक नहीं है। इस इंडिया में हमारा जो फ्यूचर है उसका कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता क्या होगा। इसीलिए टीचर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स उस वक्त यहाँ पर आ गए, लेकिन यहाँ पर आकर उनको उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जॉब्स नहीं मिलती थी। अगर टीचर आया है तो उसको टीचिंग की जॉब स्ट्रेट वे नहीं मिलती थी। वो फिर वो काफी स्ट्रगल के बाद उनको टीचिंग प्रोफेशन, लेकिन ये चेंजेस आई बाद में, ये बाद में तो सर आप लंदन से, इंडिया से लंदन आ गए, शादी हो गई, एक घर बस गया, एक नई लाइफ शुरुआत हो गई, जॉब भी मिल गई, चाहे छोटी थी बट मिल गई। जो इश्यूज थे वो रोजाना जिंदगी में चल रहे होंगे। वो मोमेंट सर कब आया जब आपको लगा कि अब ये मोमेंट है जहां मुझे अपने इंडियंस के लिए खड़ा होना चाहिए, एंड आई शुड फाइट बैक टू दिस कंट्री एंड टू प्रूव दैट वी वांट एंड वी विल सर्वाइव हियर सक्सेसफुली, हैप्पीली, बिकॉज वी डिजर्व दैट?
ये कब आया सर आपके? देखो, ये जो आपका सवाल है ना, ये आज का है, उस वक्त का ये सवाल नहीं था। उस वक्त ये था कि हमारे साथ जब मैं बस कंडक्टर था, जब सोशल देखते थे, बाजार में दूसरे लोग आकर बताते थे कि मेरी फैक्ट्री में मेरे साथ ऐसा बिहेव हो रहा है, हमारे साथ हमारी जॉब पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन कोई उसके अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ना कोई प्रॉपरली, ना कोई सिस्टम था, सिस्टम ही नहीं था। सिस्टम नहीं था। तो जब मैं बस कंडक्टर था तो मैं भी फेस करता, दूसरे मेरे साथी भी, पब्लिक आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, अब्यूज कर रही है, फाउल लैंग्वेज यूज कर रही है, थ्रेटनिंग बिहेवियर ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करना है, वो एक वक्त था जब मैंने ये सोचा कि नहीं, ये गलत है, हमें इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए और उसके अगेंस्ट फाइट करनी चाहिए। तो फिर ये देखना शुरू किया कि भाई इसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कौन से एस्टैब्लिशमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ जुड़कर काम किया जा सकता है। मैंने उस वक्त यहाँ पर इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन साउथ हॉल में बहुत एक्टिव थी, लेकिन उनका मेन काम ये था कि लोगों की हेल्प करनी, जॉब्स के लिए उनकी हेल्प करनी, फॉर्म भरना है, नेशनल इंश्योरेंस कैसे अप्लाई करनी है, ये सब काम के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो प्रोवाइड करते थे। यहाँ की ट्रेड यूनियन में एक एलिमेंट था जो हमारे लिए फाइट करने के लिए तैयार थे, लेकिन कॉमन नहीं था पॉलिटिक्स में, या जनरली ये बात नहीं थी। तो मैंने फिर ट्रेड यूनियन एज ए बस कंडक्टर, मैं ट्रेड यूनियन का मेंबर था, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के ऑफिस में जाना शुरू कर दिया, उनके साथ बातचीत शुरू हुई। जो मेरे से सीनियर्स उस वक्त के एक्टिविस्ट थे, पंडित विष्णुदत्त शर्मा, जीत रॉय, सदूल गिल, ये लोग थे जो उस वक्त की लीड मेंबर्स थे इंडियन कम्युनिटी के, उनके साथ बातचीत करनी, तो उससे थोड़ा एनकरेजमेंट शुरू हो गई। एंड उनसे सपोर्ट आपको मिला? उससे एडवाइस मिला। अच्छा, एडवाइस मिला, सपोर्ट मिला, एडवाइस मिला, क्योंकि एडवाइस के बाद कि ऐसे यहाँ पर करना चाहिए, लेकिन एक एलिमेंट था फैमिली का, कम्युनिटी का, कि जहाँ पर कमाई करने आए हों, क्या ट्रेड यूनियन की मीटिंग में जाना है, क्यों जाना है। ज़्यादातर लोग अपने काम में मस्त थे, अपनी फैमिली की अच्छे फ्यूचर में मस्त थे, लेकिन एज ए कम्युनिटी फाइट करने के लिए आम लोग तैयार नहीं थे। तो मैंने उस वो मुझे लगता है सर, वो थॉट प्रोसेस होगा कि छोड़ो, जो हो रहा है होने दो, हम आए काम पैसा कमाने के लिए, पैसा फोकस करो। पैसा नहीं, आम लोग भी आपको इसी बात के लिए कहते थे, जो आपके जानने वाले थे, फैमिलीज होती थी, आपका हमदर्द थे, वो कहते देखो ये क्या रखा है, अगर ओवर टाइम लगाओ तो 2-3 पाउंड एक्स्ट्रा आ जाएंगे, अगर वीकेंड पे काम करोगे तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो। ये कॉमन स्टेटमेंट बेसिकली सर, दूल्हा बनने के लिए कोई तैयार नहीं, फ्रंट फेस कोई नहीं आना सर। लेकिन उस वक्त थोड़े लोग थे, लेकिन उनका भी एक मेन विजनरी अप्रोच ये थी कि थोड़ा थोड़ा अपना काम ये भी रखो, इसमें हमारी आवाज़ भी होनी चाहिए, लेकिन मेन उनका बिजनेस करना, पैसा कमाना, अच्छी इनकम का सोर्स बनाना, ये उनका मंतव्य। तो सर 68 में आप लंदन आए, हाँ, पॉलिटिक्स में आप 70 में आए, राइट? 70 मार्च में। देखो, पॉलिटिक्स में मैं ये समझता हूँ जब मैंने ट्रेड यूनियन ज्वाइन कर ली, वो स्टार्ट शुरू हो गया। दूसरे लोगों ने भी ट्रेड यूनियन ज्वाइन की थी, लेकिन उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या होता है कि आपकी मंथली मीटिंग्स होती हैं, आपकी वैसे मीटिंग्स होती हैं, स्ट्रेटजी की मीटिंग हो रही है, जहाँ बस कंडक्टर के साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो ट्रेड यूनियन वाले कहते हैं कि मैनेजमेंट को हमने प्रेशर डालना है, वो उसमें आप जाते हैं, आपका फेस रिकग्नाइज हो रहा है, लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं कि भाई ये भी इंटरेस्ट शो करता है। पहली जो बात है ना, ये है कि आप इंटरेस्ट शो करते हो, तभी अगर आप इंटरेस्ट शो करते हो तो आपको पिक करेंगे। सही बात है। तो मैं फिर 70 में ब्रांच ऑर्गेनाइजर ट्रेड यूनियन का, उसमें थोड़ा जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मैंने लेनी शुरू कर दी थी, तो इसलिए मेरा मार्च 70 से तकरीबन शुरू हो गया था। सर, आपको पहली
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट कब मिली? पार्लियामेंट में मैं 2007 में आया, 2007 में। 7 में। लेकिन उससे पहले मैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल काउंसलर, ईलिंग का आपकी मेयर। पोजीशन सर क्या क्या थी? मैं चाहूंगा हाँ। सब जाने कि हाउ, सबको ये पता चल गया कि आप 70s में आए हाँ। पॉलिटिक्स में। हाँ। अब आपकी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड क्या रही? उस वक्त हमारे जितने भी और भी लोग थे, मैं अकेला नहीं था। ये दिमाग में कभी नहीं था कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, जहाँ हमें कोई ऐसी इलेक्टेड पोजीशन मिलेगी जो रिकॉग्नाइज्ड हो। इलेक्टेड पोजीशन, इलेक्टेड वन। चलो, वैसे तो पोजीशन बहुत मिल जाती है, इलेक्टेड पोजीशन जहाँ लोग हमें चुने, वो हमारे दिमाग में नहीं था। जब मैं यहाँ पर आया तो एक ही इंडियन काउंसलर था ईलिंग में, सरदूल सिंह गिल। एक ब्राइटन में था। 68 में काउंसलर थे इंडिया? एक, ओह वाओ। एक काउंसलर था लॉर्ड धौलक, जो अभी लॉर्ड है, नवनीत धौलकिया, वो ब्राइटन में काउंसलर था। ओके। ये 2 इंडियन मूल के काउंसलर थे इंग्लैंड में। वाओ। सरदूल गिल था लेबर का, नवनीत धौलकिया था लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी। ये दोनों थे और कोई नहीं था। कंजर्वेटिव पार्टी में बहुत कम लोग। उस वक्त 68 में लोगों ने थोड़ा थोड़ा पार्टीज ज्वाइन करनी शुरू कर दी थी, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे। सर आपको एक ख्याल कब आया कि लेबर पार्टी के साथ जुड़ना है? देखो, ये लेट स्टेज में आया। अच्छा। हाँ, पहले यही था कि भाई फाइट करनी है, ट्रेड यूनियन में रहना है। लेबर पार्टी का कोई, लेबर पार्टी भी इतनी प्रो एंटी रेसिस्ट नहीं, प्रो एंटी रेसिस्ट नहीं थी। देखो, वो डिफरेंशिएशन करनी जरूरी है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ती थी। वो यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर उस वक्त नहीं था। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन करना या नहीं करना वो मेन नहीं लिया जाता। मेन एजेंडा वाज नॉट, नहीं था। मेन एजेंडा था कि इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस के थ्रू हमने प्रोटेस्ट मार्चेस में जाना है, एंटी इमिग्रेशन लॉज के अगेंस्ट जाना है, यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए जहाँ जहाँ भी एक्टिविटीज़ हों वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करना है। वो प्रोएक्टिव अप्रोच जो करनी है वो हमारे लोग कम करते हैं। ट्रेड यूनियन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? देखो, मैंने ट्रेड यूनियन में मुझे ऑर्गेनाइजर बन गया। वहाँ से फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला TUC से। मैं फर्दर स्टडी के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। वहाँ से बाहर आकर जब मैंने शुरू किया तो फिर कि नहीं, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें भी हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। एक वो प्रोसेस, जब मैं LSE में था, ये एक प्रोसेस शुरू हुआ कंपेनिंग में और लोगों के साथ जुड़कर कि हमने ये जो एरिया है इसमें भी इन्वॉल्व होना है। तो उस वक्त फिर हम लोग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे इश्यूज को आगे लेकर चले, तो वो लेबर पार्टी में वो ईजी थे। तो फिर हमने लेबर पार्टी ज्वाइन की। मैंने लेबर पार्टी जुलाई 1974 में ज्वाइन कर दी थी। तो बहुत एक्टिवली आपने काम किया। 68, 70 and 74 you was in Labour Party. Then actively campaigning, participating in the Labour Party. Because साथ में मेरा ये भी मानना है कि जो भी आपने इश्यूज पे जाना है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एज इम्पोर्टेंट एज एक्चुअली होल्डिंग द पोजीशन। बिल्कुल। कि आपको जो मालूम ही नहीं है कि पार्टी कैसे फंक्शन कर रही है, इनका इंटरनल प्रोग्राम क्या है, इनका प्रोसेसेस क्या हैं, कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन में है। मैंने लोकल ब्रांच ऑफिसर से लेकर कंस्टिट्यूंसी का चेयर तक पार्टिसिपेट किया, लंदन रीजन में काम किया, फिर पार्टी पॉलिटिक्स में काम किया। तो वो एक प्रोसेस था। 1982 में मैं ईलिंग में काउंसलर चुना गया। 82 में। वाओ। तो वेरी शॉर्ट स्पैन एंड बिकम अ काउंसलर ऑफ ईलिंग। देन उसके बाद इंटरनल लोकल गवर्नमेंट में पोजीशंस ली, जैसे चेयर ऑफ हाउसिंग, चेयर ऑफ रेस, मैनी अदर्स। एक स्टेज पे आकर मैं ईलिंग का मेयर चुना गया, बना। कौन से साल की बात है सर? व्हेन यू बिकम अ मेयर? मेयर 94 तकरीबन 10 साल के बाद। वो ऐसा होता था कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो वो अपना
मेयर लेती है। पहले तो ये था कि एक साल कंजर्वेटिव होगा, दूसरी साल लेबर का होगा, फिर अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव। लेकिन एक सिचुएशन बन गई थी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी ने फॉलो किया कि नहीं, जो पार्टी पावर में है वो अपना मेयर चुनेगी। मेयर चुनेगी। तो फिर उसमें ये था कि 86 से 90 तक हम रहे पावर में। उस वक्त मैं चेयरमैन ऑफ हाउसिंग था, तो साथ में दूसरी बार मैं चेयरमैन ऑफ रेस कमेटी होती थी, उस प्रकार हुआ। फिर 90 में हम फिर लूज कर गए। 82 में भी हम अपोजिशन में थे, 86 में पावर में आए, तो मेरे पास ये 2 पोजीशंस थी। तो फिर उसके बाद 90 में हम लूज कर गए, तो कंजर्वेटिव पावर में आए। 94 में हम जब पावर में आए तो लेबर ग्रुप ने फैसला किया कि मुझे मेयर के लिए जाना चाहिए, तो मैं चला गया मेयर के लिए। तो उसके तब तक आपकी एक पब्लिसिटी और सपोर्ट लोगों का वो एक बढ़ गया होगा, क्योंकि देखो, लोगों में आपने as a recognition हो counselor गई भी थी। काफी काम कर लिया था। लोगों में एक फेस की रिकग्निशन थी कि हाँ ये काम कर रहा है। मेरा और दूसरों का ये था कि मैंने पॉलिटिक्स एंड बिजनेस को मिक्स नहीं किया था। मैंने जब पॉलिटिक्स शुरू की, अपनी जॉब करता रहा, वो भी पॉलिटिकल साइड में होती थी। ट्रेड यूनियन की जॉब ली, वो भी सेमी पॉलिटिकल हो गई। लेबर पार्टी की जॉब की, पेड जॉब थी, वो भी पॉलिटिकल हो गई। मैंने वो मिक्स नहीं किया। बहुत से हमारे जो साथी हैं जहाँ उस वक्त थे, वो मिक्स करते थे। पॉलिटिक्स करनी है, पहले बिजनेस करना है। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। बिजनेस करके जो टाइम बचा उसमें पॉलिटिक्स करनी है। मैंने इसको पॉलिटिक्स कह लो या पब्लिक सर्विस कह लो, इसको कम्युनिटी सर्विस कह लो, जो भी नाम देना है वो दे लो, लेकिन वो मैंने उसको फोकस किया। वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोल लो या एक्सेस, 100 पाउंड इनकम है, मैंने तो 200 कमाना है। 200 कमाने के लिए जब जॉब डबल ओवर टाइम लगाओगे तो इसका मतलब वो टाइम कहाँ देंगे। मैंने ये देखा किया, और मैं सोचता भी था इसमें किसी पे। एक बात जो मैं गौरव जी हमेशा कहता हूँ, मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। ये नहीं है कि भी मैं उसको खुश करने के लिए करता था, मैंने ये इसलिए किया कि मुझे इसमें ये फायदा था। मेरा अपना एक पैशन था कि भाई लोगों के लिए काम करना, समाज में तब्दीली लानी है। पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसमें जो हमारे साथ अनफेयर हो रहा है उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, ये मेरा मंत्र था। उसमें जो पॉलिटिकल पावर या पॉलिटिकल पोजीशंस आई हैं वो बोनस है। बोनस है। शुरू में ये दिमाग में भी नहीं था कि हमें ये मिलेगा। सर, इतने सारे जो ये सब चला लाइफ में आपकी, इसके बीच में चैलेंजेस भी आए होंगे बहुत सारे। इन चैलेंजेस में कभी ऐसा हुआ कि बीइंग एन इंडियन, यू आर फाइटिंग फॉर इंडियंस एंड नाउ पार्ट ऑफ लेबर पार्टी, गोरों के साथ कभी बहुत नेक्स्ट लेवल की लड़ाई भी हुई हो, नॉट फिजिकली बट पेपर, ठीक। और उस दिन आपको लगा हो कि यू हैव टेकन द राइट डिसीजन टू बी हियर? देखो, एक तो बात क्लियर मैं करूं, मेरी लड़ाई इंडियंस के लिए नहीं थी। ओके। मेरी लड़ाई पाकिस्तानी या एशियंस के लिए नहीं थी। ओके। मेरी लड़ाई थी कि वर्किंग क्लास लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो ना हो, उसके अगेंस्ट आवाज उठानी है, उसके अगेंस्ट फाइट करनी। वर्किंग क्लास में अंग्रेज भी आते थे, वर्किंग क्लास में एशियंस भी आते थे, विमेन भी आते थे, डिसेबल्ड भी आते थे, ओल्ड एज पीपल भी आते थे। मैंने वो जो वर्किंग क्लास के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन थी उसके अगेंस्ट फाइट शुरू की। नॉट एशियंस अलोन, बीइंग एन एशियन, नेचुरली दैट केम ऑन द फर्स्ट। लोग मुझे इंडियंस में मेरे ज्यादा पहचान थी, पहचान थी, लोग मुझे ज्यादा पहचानते थे अंग्रेजों में या दूसरी कम्युनिटीज में एक जनरल एक्टिविस्ट के तौर पे। इंडियंस में या एशियंस में ये होता था कि ये हमारे में से एक है। बिल्कुल, ये डिफरेंस है। True. लोग बहुत कहते हैं कि भाई आप अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, इंडियंस के हकों के लिए नहीं।
वर्किंग क्लास लोग, उसमें अगर मैं कहता था कि ट्रेड यूनियंस लॉज बनने चाहिए, हमें ये राइट्स मिलने चाहिए, हमारे 37 आवर्स का वीक होना चाहिए, हमें लंच टाइम ब्रेक होनी चाहिए, हमें जो भी ज़रूरतें जो हैं भी पैरामीटर्स थे हैं, वो आप कोशिश करते हैं कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसमें अंग्रेज भी आते ट्रू, एवरीबडी एवरीबडी बेसिकली इन शॉर्ट आपने जॉब वालों के लिए जो इश्यूज थे उसको सॉल्व करा, पर उसके जो Whether वो issue इंडियन हो था, एशियन हो जो भी बड़ा हो। लोग कम्युनिटी में फेस करते थे, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट में ज्यादा लोग तो अंग्रेजी होते थे, अंग्रेजी होता था। अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव पार्टी के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट, देन उससे पहले लेबर पार्टी के गवर्नमेंट के अगेंस्ट इमिग्रेशन इश्यूज पे कि हमारे लोगों के साथ कैसे एयरपोर्ट पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, कैसे उनको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है। ये सब काम हम सब ने रल के किए। मेरा सिर्फ ये उनसे डिफरेंस है कि उन्होंने अपना कई बार अगर टाइम हुआ तो करना है, मैंने टाइम निकाला, आपने टाइम निकाला, मैंने टाइम निकाला। सर इस पूरी लाइफ की जर्नी में आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही विद योर वाइफ, आपकी हाउ मेनी किड्स यू हैव, वो थोड़ा मैं चाहूंगा आप बताएं। देखो अबाउट योर फैमिली। देखो, अगर मेरी वाइफ इसके साथ कोऑपरेट ना करती या मेरी इस सोच के साथ एग्री ना करती जी, तो बात क्लियर है, तो मैं 56 इयर्स शादी में ना रहता। ओके, क्योंकि फैमिली में डिस्टर्बेंस आती है वो, और जितना मैंने रोल प्ले किया, ये अगेन टू रिपीट माई सेल्फ कि भाई किसी के लिए कोई फेवर नहीं थे, ये मेरा पैशन था। मेरी वाइफ ने मेरे उस पैशन में और मेरी फैमिली ने उस पैशन में मेरी सपोर्ट की। So how many kids sir you have? I got 2 kids. I got a son and a daughter. From my son, I got 2 grandchildren, my granddaughter and grandson. And from my daughter, I also have a grandson. So 3 grandchildren. You have. And they all supported me. Lovely. When I was a bus conductor, my wife supported me. When I was going through political struggles, then my children were growing up at the same time. They cooperated, they accepted the Father said minimum. something, yeah. No, they accepted the minimum. True. Ha. They never forced the maximum. on me. Maximum from me. I always say कि भाई I was not starving. I was not owing the money to anybody. I was not going around looking for something. My salary from my job, I managed in that. To manage in that, my family supported, especially my wife. तो सर ये कहीं बात कहनी सही रहेगी कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसकी वाइफ का और उसकी फैमिली में जो उसकी धांगनी है उसका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस और हाथ होता है। अगर आपने मैरिज लाइफ एंड फैमिली लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है तो अपनी वाइफ का कोऑपरेशन एंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। उसके बिना घर का माहौल, घर का वातावरण नहीं ठीक होगा और मैरिज लाइफ सक्सेसफुल वो ठीक नहीं होगी तो इंसान खुद की मेंटल स्ट्रेस में रहेगा और ही कैन नॉट परफॉर्म दैट वे। राइट। सो दैट्स वेयर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई फैमिली साथ में चले। फैमिली को मैंने जब ये फैसला किया कि मैं इस लाइफ में ज़्यादा टाइम दूंगा तो मैंने अपनी वाइफ से एकदम डिस्कस किया, उसको बताया भी इसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज, क्या चैलेंजेस आएंगे, तो शी एक्सेप्टेड इट एंड विद दैट व्यू कि भाई अगर आपका ये पैशन है या इंटरेस्ट है तो आई वॉन्ट बी ए बैरियर, एंड शी सपोर्टेड मी। शी लुक्ड आफ्टर द 2 children. She worked outside. She was a cashier type jobs on the shops on the Broadway. So basically she was clear कि ये हेजल्स और ये इश्यूज तो आने वाले हैं। हाँ, तो एक होता है ना सर सेल्फ प्रिपेयर्ड करना अपने आप को, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सो काइंडली इट आई मीन टू से इट्स लाइक आपको फैमिली सपोर्ट पूरा रहा? पूरा, मेरी सारी फैमिली, मेरे अपनी वाइफ, मेरे बच्चे, my brothers, their families, my wife's side, they all supported me. Though they were not living around here, but they were given the confidence that if I need them, they will be around. They'll be around. That's nice. Sir, I'll like to ask some questions from you, which is quite quick. Of course, in your day-to-day life, you have faced many problems, issues, and
you also come up with everything. So my first question is, sir, after decades in politics of UK, what has been your biggest life lesson? I mean, it's very difficult to answer the question. In general. But certainly, in life, you have the challenges. Be prepared, be confident, have a confidence in yourself, but make sure that you have the support. True. And without the support of the family, It's not you possible. cannot. Okay, next question is, sir, if India and the UK, this recently the free trade agreement have been signed, who benefit more in the business, the government or the common people? I'm glad that it happens. Yes, it's a big It's a achievement. big for- achievement after a long time. And if you read any notes, you will see I was fighting for that for I've many, seen- many I've years. seen, yes. For many years. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो हमें एज ए कम्युनिटी हुआ है वो ये है कि अभी इक्वल पार्टनरशिप पे बात आई है. पहले हमारे रिलेशनशिप्स with Britain and India was master and servant, Oh, right? Now, Britain signing the agreement brought us at the par. so both become masters. Master, though. No equal. servant left to. They Wow. both come equal. Before that, it was not equal. Now it's equal. Benefit will go to both sides Both sides. at all levels. But the most important for us as Indian diaspora is that we can say that we are not alone, we are two together. Two together. And because historical relationships and many other common issues amongst us, both countries will benefit. If the country benefits, the common people benefit. Benefits. And now they can see, especially British, the strength remain same and now equal of both the nations. Yeah. Those days gone. True. I said it in the parliament that Britain and the British people, especially the British governments, need to understand. Those days gone. Gone. I said it in the parliament. वक्त बदल गया Long time. वक्त बदल गया. अभी हम एक बराबर हैं. A master servant days has gone. We are equal, and you need to treat Indian Us government as equal as you are. That's true. Actually, sir, इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ वापस आ गई in terms of youth and the kind of networking और जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही हैं और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी जो उनका विजन है फॉर 2025 विकसित भारत, I mean that's is going to be tremendous for the country. That's what we I hope I am not sounded like that I'm anti Modi ji. I'm not. Okay. But it's the vision of the Indian people through the Prime Minister. the premise. But the vision is of the Indian people. True. Political leadership comes and goes. 100%, sir. Right? It's always So, people who are behind. People. And we need to educate people. And I'm glad that a lot of people now following that and have a vision. In politics, Politics. you have a vision. And with the vision, you want to make a change. Change. True. And then you look at the processes. What are the processes to bring that achievement, bring that change to meet my vision? True. True. Without vision, you cannot reach. Sir, who have been your biggest inspiration of your life in politics or outside? Both. I maybe sounded It's a little personal, but yeah, people no, should it's know. very actually. personal. And I was inspired by my father Oh, with his thoughts, his way of life, his approach to politics. And I still, even today, he has left us about 14 years ago. I still, whenever I take the view, I take it that if my father was there, what he would have done. So my father is the greatest inspiration in my whole career, in my whole life. वाओ वाओ, ये सर बहुत अच्छी बहुत इंस्पिरेशनल बात है कि आज वो नहीं है, स्टिल यू फॉलो हिज रूल्स एंड स्टिल दैट kick you get from him. That's something very But very he important. had a very humble background, but he had a very strong political beliefs.
and that's where I always followed his way of life. Wow, lovely sir. I think we all should learn this. Yeah. So guys, ये बहुत बड़ी बात है जो अभी वीरेंद्र सर ने कही कि कोई मैटर नहीं है आप किस पोजीशन पे चले जाओ, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या आप दुनिया में किसी भी लेवल पे किसी चीज को अचीव करते हो, अपने रूट्स, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर सही रास्ते पे जाना है। सर, आई एम राइट? Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, because parents and the family are the two persons or the people or the thoughts behind who will never even dream that you fail. फेल, ट्रू ट्रू ट्रू, 100%। Other people can compete with you, other people can talk about differently. Your parents, their guidance, your family support will be always behind you to make sure that you succeed. वेरी ट्रू सर। कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा सक्सेसफुल ना हो, कोई नहीं। चाहे इंडियन माँ हो या कोई भी हो, माँ तो माँ है। एनी मदर इज मदर। देखो, जो भी आपकी फैमिली है वो फैमिली है, doesn't matter which race you come from, which country you come from. Sir, my next question to you is, how do you see the future of India-UK relationship in next 10 years after this treaty have been signed? क्या आपके thoughts हैं इसमें? I always believed, and I still believe, Britain and India are the two democratic countries in the world. Once they start working together, they have the capacity, they have the knowledge and the skills to eliminate poverty. They can provide maximum education to women and the girls and the disadvantaged groups. Both countries have the capacity to bring peace in the world. True. These are the two democratic countries in the whole world working together. जैसे कहते हैं ना कि दोनों का सिर जुड़ जाए, तो वो पीस ला सकते हैं, पॉवर्टी को एलिमिनेशन करने का उनके पास कैपेसिटी है, नॉलेज है, स्किल्स है। लेकिन उनमें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमने इकट्ठे काम करना है। बिल्कुल सर, 100% राइट सर। सर, आप जानते हैं इमिग्रेशन लंदन का और ओवरऑल इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडियंस इवन टुडे। हम थोड़ा इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। सो माय क्वेश्चन ऑन इमिग्रेशन टू यू इज, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू द फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट वांट टू मेक it big in the UK? Look, in first generation, second generation has contributed enough Right. to build the both countries together. True. Remember, जो first generation थी, उन्होंने ब्रिटेन में भी कंट्रीब्यूट किया, इंडिया में भी करा, साथ में जो फैमिलीज इंडिया में थी वो भी किया। True. Those generations has contributed, built the nation. Now I believe the third generation need to focus more on Britain, but not ignoring India. India. They cannot focus on India anymore. Because they would there's a become third British gen- now. Yeah, That's now third it's the generation. English. If they are successful in Britain, they will be able to help India and their other cousins and the rest, yeah. right? But if they are not successful here, so they need to look at how best they can contribute economically, socially, and politically. Very very well said sir. Yeah. सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो लंदन आज तक नहीं आया इंडिया से, कहीं से भी, साउथ हॉल सबको पता है क्योंकि बॉलीवुड फिल्म्स, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, देयर फर्स्ट एजेंडा इज टू शोकेस साउथ हॉल। Yeah. और आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सालों तक रहे, 20 साल, 20 years यू स्पेंड इन दैट। आज भी लोग जो पंजाब के बच्चे हैं जो लंदन आते हैं, somehow somewhere they feel lot of problem to getting jobs. पहली प्रॉब्लम तो सर इंडिया से यहाँ आना with spending lot of money, then पढ़ना या बहुत सारे तरीके आप जानते हो, डंकीज एंड lot of stuff happened. आप क्या उन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मैसेज देना चाहोगे इंडिया में जो आपको हमारे इस माध्यम से देखने वाले हैं, कि उनको क्या रूट्स, क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए जिससे जब वो लंदन आए तो उनको फ्यूचर वाइज पढ़ाई के तौर तरीके और लाइफ जीने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें दिक्कत ना आए, सो दैट दे कैन गेट जॉब्स इजीली। बहुत बड़ा एक सवाल है सर, यार लोग बड़े परेशान रहते हैं। सबसे पहले तो आप ये लो कि क्या अभी
अब today's, Yes. I'm not talking about what I was 55, 60 years True. ago. आज क्या इंडिया का स्टैंडर्ड जो पहले था वो है? नहीं सर, इट चेंज ड्रास्टिकली, right? यस। क्या अभी ये जरूरत है हाँ, बेटर एजुकेशन ब्रिटेन में लेने की? बहुत बड़ा क्या सवाल। इंडिया में अभी अपॉर्चुनिटीज कम है? काम है। अगर इंडिया थर्ड इकोनॉमिक पावर बन रहा है ट्रू सर, वेरी और ये फिफ्थ पावर पावर। इकोनॉमिक पावर हो गया, ब्रिटेन 5वें नंबर पे जा रहा है और हम 3 पे आ रहे हैं, तो क्या जरूरत है? तो गाइस, ये सवाल है बहुत बड़ा कि क्या जरूरत है, क्योंकि खुद हिंदुस्तान वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में 3rd नंबर पर है, ब्रिटेन इज ऑन 5th नंबर। बट सर, एक सवाल मेरा इस बात पे फिर है, बहुत सारे पेरेंट्स इंडिया में दे आर वेल टू डू, बड़ी बड़ी फैमिली से हैं, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, आप जानते हैं। उनका एक आज भी प्रोटोकॉल ये कह लो या एक स्टैंडर्ड कह लो कि अगर हमारा बच्चा ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा तो उनकी एक शान में घाटा आ जाता है। तो क्या उनको भी ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? देखो, अगर बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेजना है, कैम्ब्रिज भेजना है, वो और we don't name any university. नो Let's आई एम generalize, सेइंग जनरल, अगर आपकी कोई दिमाग में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है तो उसका एक प्रोसेस है जी, सिलेक्शन का, प्रोसेस है, फाइनेंशियल प्रोसेस है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो। मेरा ये सवाल है कि क्या जो कोर्सेज, जो ट्रेनिंग अभी यहां पर अवेलेबल है, क्या वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है? आई थिंक पहले नहीं थे, पहले नहीं थी, अभी हैं। और साथ में अगर जो कि एवरी इकोनॉमिस्ट यू मीट, every thinker you come across, they will say, India is doing well, India is doing this, India is doing that, India is going to be the 3rd economic power of the world next few years. 100%। Okay. अगर हमारी ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है तो इसका मतलब कि उसमें हमारी जो डेवलपमेंट के लिए चाहिए वहां पर अवेलेबल हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, ट्रू। और यहाँ जॉब से शायद क्रिएशन ज्यादा है, एजुकेशन हो रही है, yeah. एजुकेशन मिल रही है, उसका एजुकेशन का स्टैंडर्ड अप हो रहा है। अगर वहां से एजुकेटेड बच्चे मेडिकल करके ब्रिटेन में आ सकते हैं, अमेरिका में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, उन क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ट्रू सर, ट्रू। तो फिर वहां छोड़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? पहली तो बात ये आ गई। नंबर 2, अगर सब लोग यही सोच लें, मैं फिर कहता हूं, आज का स्टूडेंट, आज का यूथ और हमारे वक्त के यूथ में फर्क है, बहुत डिफरेंस है सर। हमारे वक्त में जॉब्स कम थी, कंपटीशन ज्यादा था, एजुकेशन का स्टैंडर्ड ब्रिटेन के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था। अभी जो हमें करना चाहिए वो ये है, एक्सचेंजेस होनी चाहिए, यहाँ के स्टूडेंट्स इंडिया जाएं, यहाँ से स्टडी करें, वहाँ के स्टूडेंट आए, लेकिन ये दिमाग में रख कर के यहीं पर जॉब करनी है। यहाँ के बच्चे भी एजुकेटेड हैं, उन्होंने भी यहाँ जॉब लेनी। अगर मुझे कोई पूछे, एक तरफ तो कोई इंडिया से स्टूडेंट आ रहा है, तो इधर मेरा अपना ग्रैंडसन हो, किसकी जॉब के लिए मैं पैरवी करूंगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये एक्चुअली। इसे मेरी हमेशा इनकरेजमेंट रहती है और हमेशा मैंने इस बात पे जोर दिया है अपनी पॉलिटिकल। कई लोग इसको नहीं भी पसंद करते, बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। हमें एक्सचेंजेस चाहिए, हमें अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, वो जो कल्चरल एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो रहने चाहिए। बिल्कुल। ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड और उनके साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए। लेकिन साथ में उसमें जो सोशल इवल्स हैं सोसाइटी के, उनको भी दूर करना चाहिए। बिल्कुल। पॉवर्टी, पुअर एजुकेशन, बच्चों, अभी भी कई देश ऐसे हैं, कई रीजन्स इंडिया में हैं जहां पर लड़कियों को अभी भी एजुकेशन नहीं दी जाती। हमें वो जो सोशल इवल है,
अगर 50% को हम वो ही इक्वल राइट नहीं देते, हम जहां पर तो कहते हैं विमेन वायलेंस होती है, इंडिया में भी होती है, हमें वो दूर करना चाहिए, उसमें बात उठानी चाहिए। लेकिन साथ में ये जरूरी नहीं है कि आपका फ्यूचर सिर्फ सिर्फ लंदन में ही हो। इंडिया से बाहर आकर ही बन सकता है, इंडिया में रहकर भी बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि जो आना चाहते हैं ठीक है, Most welcome। वो अपने आए, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस कम करें कम कि अगर स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये एक क्राइटेरिया है। मैं किसी को अटैक नहीं Attack करता, नहीं ना कर रहा। क्वेश्चन करता हूँ। उस क्राइटेरिया के अंडर आप यहाँ पर आते हो, अगर वो उस क्राइटेरिया में आते हो उसको फॉलो करो। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना सर, इंडिया से जब कोई भी बच्चा या पेरेंट्स आते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है कंट्री से। तो वो अभी भी दिमाग में वही पुराना ब्रिटेन है ना। हाँ, लेकिन मेरे- ब्रिटेन चेंज हो चुका है। मैं देखो ना, अगर ब्रिटेन नंबर 5 पे इकोनॉमिक पावर बन रहा है, इंडिया थर्ड में आ रहा है, It answer himself. itself 100%. Sir. That's true. That's true. So my next question to you is, what was your proudest achievement of your political career that you will never forget? every day in public life is the proudest day. Wow. Every day, public service, In public service. not power, public service. Every day, you helped one person, you advised some person, you हमारे कहते हैं ना कि किसी का रोते हुए का कोई बच्चा रो रहा है, उसको चुप करा दिया, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक कोई आपसे कोई आस रखता है कि ये इंसान मेरी मदद कर सकता है, अगर आपने उसको अच्छे ढंग से डील कर दिया, वो बहुत अच्छा है। उसकी दुआएं भी आपको आएंगी, आपको भी सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने उसको अपनी तरफ से अच्छी सलाह दी है। ये है पब्लिक सर्विस। मेरी जिंदगी में जितने दिन भी आए, कितने भी लोगों को मैं हेल्प कर सका, वो मेरे लिए प्राउडेस्ट डे है। लेकिन ठीक है, वक्त के मुताबिक है। बस कंडक्टर बने, बहुत अच्छा था कि उस वक्त बस कंडक्टर की जॉब अच्छी थी। ट्रेड यूनियन ऑफिशियल बने, कोई और नहीं था, बहुत प्राउडेस्ट मूवमेंट था। लेबर पार्टी की नेशनल पोस्ट पे गया, वो बहुत था। लेबर पार्टी के लीडर के साथ काम करना बहुत प्राउडेस्ट मूवमेंट होता था। कभी उसके साथ काम करता, उसके साथ जा रहा है, आज कहाँ है, लीडर के साथ न्यूयॉर्क में है, लीडर के साथ कहीं है, तो वो जो है वो भी प्राउडेस्ट है। काउंसलर बने, काउंसलर बनने के बाद उसकी पोजीशन मिलती रही, वो भी प्राउडेस्ट मूवमेंट थी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, फिर उससे भी ज़्यादा हो गई। तो इसलिए वो ये कहना कि भाई ये पर्टिकुलर मूवमेंट मेरे लिए प्राउड है, ये तो है पर्सनल। फिर है कि जो सोसाइटी में चेंजेस लाने में मेरी कंट्रीब्यूशन रही, इमिग्रेशन रूल्स के अगेंस्ट हमने जो रेस रिलेशंस एक्ट बना, यूथ एक्ट बना, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट बना, उनमें जो हमने कैंपेन्स की, पार्टिसिपेट किया। मैं नहीं कहता कि मैं उसमें फ्रंट लाइन में था, But you उस were वक्त always मैं there. पार्ट ऑफ देयर, दैट पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट आई वाज देयर। True. इट्स नॉट कि भाई मैंने फ्रंट में रहकर मैं तो लंदन में मार्च को लीड कर रहा था, नहीं, लेकिन मैं उस मार्च का हिस्सा था। हिस्सा था। ये बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है कि you are always there as a part. at the time. The other thing is that my leadership of the day at that time, whether it's the Labour Party leadership, it's the trade union leadership, they had the confidence that they can trust me. मेरा सर एक और सवाल, जैसे हमारे इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, आपको पता ही है कि दे हैव फुल तामझाम, 15-20 गाड़ियां, पूरा एक प्रोटोकॉल सिस्टम। मैंने देखा है सर, नाउ नॉर्मली व्हेन आई वेंट टू वेस्टमिनिस्टर, बहुत सारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इवन ऑन ऑल द डेजिग्नेशंस, दे ट्रैवल बाय ट्रेन, बाय बस। मैं चाहूंगा कुछ उसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए, ताकि उन लोगों को जो देखते हैं कि इंडिया में एमपीज और जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं या ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस, वो फैसिलिटी क्या चीज करते हैं, और हमारे जो लंदन के एमपीज हैं, हाउ सिंपल दे आर, हाउ हैप्पीली दे ट्रैवल विद द नॉर्मल पीपल। सर मैं चाहूंगा कुछ उसके बारे में बताएं। एक आपका एक वाक्य भी हुआ था, वो मैं चाहूंगा आप सबको बताएं। देखो, पहले तो ये बात है, डू यू सी योर
personal achievements or the positions. How you see it? Do you see it's a power, or this is a platform to give the service? That's a difference we need to make. वाओ, ट्रू, कि अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप कहते हो मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, और आप अपनी उस पोजीशन को ये देखते हो कि ये मैंने सर्विस देनी है, ये एक मुझे प्लेटफॉर्म प्रोसेस में मिला है। सेवा का प्रोसेस मिला प्रोसेस में अगर तो आप सेवा में लेते हो तो आप फिर लोगों में रहेंगे, रहेंगे। लोगों को मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों के इश्यूज तो सुनेंगे, उनके बातों को लेकर आगे जहाँ जहाँ भी आपने उसको लेकर जाना है तो वो करेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, मेरा तो पावर बेस है, आप तो लोगों को आप खो देंगे, शायद वो पीछे connect छोड़ेंगे, नहीं आप होगा। पुश करेंगे कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, तो वो टेम्परेरी होगा। ब्रिटेन में टेम्परेरी होता है। Temporary होगा। अगर आप लोगों के साथ नहीं जुड़े रहते तो वो एक दो इलेक्शन भूल के बाद जाते आपको निकाल देंगे कि भाई इसको निकालो, क्योंकि डेमोक्रेसी में डिपेंडेंसी तो लोगों पे है लोग ना। हर जगह लोग ही हैं। लोग हैं, अगर लोग आपको वोट नहीं डालेंगे तो If कैसे? they are happy, then you'll अच्छा, remain there. ब्रिटेन का ये कल्चर है, एक तो ये है कि डेवलप्ड डेमोक्रेसी है। ओवरऑल जो पॉलिटिशियन या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या इलेक्टेड मेंबर्स किसी पोजीशंस में हैं, आप पुलिस कमिश्नर को देखेंगे यूनिफॉर्म में ट्रेन में जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको बेशक वो कार में भी जाए लेकिन वो इजी है, Easy। एक्सेस इजी हो जाता है, ट्रैवल ट्रैफिक में स्टक नहीं होंगे, अपनी पोजीशन को अब्यूज नहीं करना पड़ेगा। True। देखो ना, वो आप सायरन लगाकर सबको डिस्टर्ब करोगे, उससे बेटर ये है कि ट्रेन में चले जाओ। It's really humble हाँ, एक ब्यूटी है beauty। ब्रिटिश डेमोक्रेसी की, ब्यूटी है। मैं ये समझता हूँ कि अभी इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी डेवलप नहीं हुई। इलेक्टेड मेंबर्स एंड द इलेक्टोरेट्स, वो जो एक रिलेशनशिप होनी चाहिए वो भी नहीं है। वो अभी नहीं बनी। उसके कई कारण हैं, डिटेल में शायद मैं इस वक्त ना जा सकूं, लेकिन उनके रीजंस तो ठीक हैं, लेकिन Public उसका की सब बहुत है वहाँ। नहीं, पब्लिक के साथ आप कैसे प्रोवाइड करते हो सर्विस? प्रोवाइड फिजिकली वहां होना जरूरी नहीं। जैसे मैंने अपने रखा, इतनी देर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, मेरा ऑफिस था, मेरे रिसोर्सेज मिलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें रिसोर्सेज में आपको फैसला करना है कि आपने स्टाफ का मेंबर कौन रखना है। True। आप अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, अपने ग्रैंड चाइल्ड को 20 स्टाफ का मेंबर रख सकते हो। नथिंग रॉन्ग विद इट, ओह, अच्छा। नथिंग रॉन्ग। Being a member of parliament, you can स्टाफ keep- ने रखना है, Staff ने- जो स्टाफ क्वालिफाई करता है उसमें आपका बेटा भी, आपका बच्चा भी, आपकी वाइफ भी क्वालिफाई कर सकती qualify है। कर सकती है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों ने किया, आई एम नॉट सेइंग दे हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने स्टाफ रखा। हाँ, हाँ। अगर मैं नहीं भी ऑफिस में हूं तो मेरा स्टाफ होना चाहिए वहां पर। वो स्टाफ मेरा था, स्टाफ प्रोवाइड करता था सर्विस। कई लोगों को वो अच्छी सर्विस लगती थी, कईयों को नहीं भी लगती। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग मेरे से खुश थे, खुश थे। लेकिन मैं उनका इतराज भी नहीं करता, क्योंकि मैं जो उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे लिए होंगी, अगर मैं वो फुलफिल नहीं कर सका तो उनका इतराज करना जायज़ है, जायज़ है कि नहीं नहीं जी ये तो यूजलेस एमपी है, मेरा तो कोई किया नहीं। क्योंकि वो देखता है कि ये यूजलेस एमपी है क्योंकि मैंने जो इसको काम किया बोला ये नहीं डिलीवर कर सका। यहाँ पर एक कुछ लोगों को गलतफहमी भी हो जाती है कि जैसे इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बिहेव करते हैं या एक्ट करते हैं, उनका डिफरेंट ढंग है। यहाँ पर एक लीगल प्रोसेस है, उस लीगल प्रोसेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिक्वेस्ट करना तो बन सकता है। ट्रू। मैं ईलिंग काउंसिल के जाकर हाउसिंग डिपार्टमेंट को ये नहीं बोल सकता कि आई एम टेलिंग यू टू गिव हिम द हाउस। आई कैन नॉट से टू द स्टाफ मेंबर सीनियर ऑफिसर टू से गिव हिम द जॉब। आई माइट गिव द रेफरेंस टू से प्लीज लुक इनटू दैट इफ यू कैन हेल्प। अच्छा, जिसका तो काम हो गया वो तो बोलेगा जी बहुत है, अच्छा किया जी, बहुत अच्छा, अवेलेबल था। ये अक्सर होता है, अवेलेबिलिटी ज्यादा। आपको इक्का दुक्का मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं जी मैंने तो इसको छोटा सा काम किया। अच्छा, छोटा सा काम क्या है कि जी मैं फ्लैट में रह रहा हूँ, मुझे घर चाहिए, मुझे घर गार्डन के साथ चाहिए,
मेरे बच्चे हैं उनको खेलने की प्रॉब्लम है। फरमाइश। फिर वो कहते हैं कि आप अपना रसूख या दिखाओ। इन्फ्लुएंस यूज करो। आप कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये उसको चीज इंडिया में हो सकती है sir. इंडिया में हो सकती है, करते हैं, That's the लेकिन यहाँ पर difference. नहीं कर सकते। यहाँ नहीं कर सकते। It can be Request questioned कर to you, सकते। yes. No, immediately Immediately. कि इंटरफियरिंग इन द सिस्टम। लोग आते हैं कि जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोर्ट में केस है, उसका करेक्टर रेफरेंस दे दो। पहले मुझे ये बताइए कि जो ड्रंक ने एक्सीडेंट कॉज किया, मैं उसका करेक्टर रेफरेंस देता हूँ, तो जो जज पढ़ेगा वो पूछेगा तो सही ना कैसे बनाया? कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप दे रहे हो लेटर कि वो ड्रंक था तो इसको माफ कर दो। True. अच्छा, उसकी दो इंटरप्रिटेशंस होंगी कि आप इंटरफियर कर रहे हो लीगल सिस्टम में, आपका क्या इंटरेस्ट है? क्यों आप कर रहे हो। अच्छा, वो लोग आपको फिर कहते हैं कि यूजलेस एमपी है जी, एक लेटर तो दे नहीं सका, नहीं देख सका या हमारी सपोर्ट नहीं करी। नहीं किसी किया। ने। True. अच्छा मालूम है, You can't be good for all sir. नहीं आप उनको समझाना है, ये मेरी ड्यूटी है कि देखो इसमें मैं इतनी इस लेवल तक मैं आपके कर सकता हूँ, इसके ज्यादा नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं। सर अगर हम सैलरीज की बात करें, लंदन में एक एमपी की सैलरी क्या होती है? देखो अभी क्योंकि मैं अभी एमपी नहीं हूँ But you was for 20 years, sir. अराउंड अबाउट आई थिंक अभी कोई 85,000 85,000 pound a month. ना a year, A year. yeah, 7,000-8,000 pounds, 7 to 8,000 pound. Yeah. pounds. So I think it's good and sufficient because I was just checking the survey of India. Yeah. इंडिया में एक मिनिस्टर रैंकिंग की सैलरी 2 लाख रुपए है सर, विद ऑल बेनिफिट्स, कार फैसिलिटी। तो अपने यूके में जैसे आपने कहा कि 7 to 8,000 पाउंड सैलरी है, प्लस D8 और अदर एक्सपेंसेस बेनिफिट्स व्हिच गवर्नमेंट गिव्स। इसके अलावा सर हाउसिंग और ये बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट देती है। मैं इसमें एक करेक्शन कर दूं। हाँ, आपकी सैलरी है, साथ में आपको ऑफिस अकोमोडेशन के लिए मिलता है अलाउंस, ओके स्टाफिंग अलाउंस है, ओके ओके। वो आपको पहले तो ऑफिस खोलना पड़ेगा, तो डायरेक्ट अच्छा ये गवर्नमेंट नहीं देगी ऑफिस? गवर्नमेंट आप नहीं बना के देगा, आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जगह ले लेनी है। ओ, आपने जिससे जगह लेनी है, जैसे आपके यहाँ कमरा ले लिया तो आपने उसका बना देना, तो डायरेक्ट डेबिट से आपको सीधा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तो यहाँ सर ऐसा नहीं होता कि जैसे एग्जाम्पल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, जैसे इंडिया में बीजेपी है, कांग्रेस है और गवर्नमेंट्स हैं, उनके ऑलरेडी प्री डिजाइन ऑफिसेज हैं। आज सरकार बदली, कल कोई भी आया, दे कैन यूज मिनिस्टर्स के ऑफिसर्स हैं। हाँ हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी में They'll make एमपी their own. खुद अपना ऑफिस ढूंढता है और उसकी जो रेंट रनिंग कॉस्ट है वो सरकार की तो तरफ सरकार से पे है। करती है। स्टाफ आपका सरकार डायरेक्ट पे करती है। सर साल में कितनी छुट्टी मिलती है आपको गवर्नमेंट से यहाँ लंदन में? हमारी पार्लियामेंट 183 डेज के लिए चलती है टोटल? टोटल। रेस्ट इज ऑल यू कैन टेक लीव और समथिंग। इट्स ऑल इट्स आपको जो लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते क्योंकि आप पे प्रेशर होते हैं। ये नहीं है कि भाई आप बाकी के 200 दिन आप कुछ भी करो। कहीं जाकर हिल स्टेशन पे बैठ जाओ। हॉलीडेज तो बनती है ना, आप करते हैं कि ठीक है, जैसे समर ब्रेक है अभी, एंड ऑफ जुलाई जी। से लेकर एंड ऑफ अगस्त अर्ली सितंबर तक आपको वो समर रिसेस है, Recess। उसमें आप अपना अरेंज प्लानिंग कर सकते हो, कर सकते। ठीक है। लेकिन ये जो जितने भी डेज हैं वो आप प्लान कर सकते हो, लेकिन पॉलिटिक्स में आप एरिया छोड़कर नहीं जा सकते बहुत देर तक, क्योंकि आपको क्वेश्चनिंग हो जाएगी। सर जैसे 1968 में जब लंदन आप आए और आज तक वेस्टमिनिस्टर, क्या ये बिल्डिंग तब भी ऐसी थी जैसी आज है? नहीं, थोड़ी चेंजेस आई हैं, थोड़ी चेंजेस आई। जो मेन बिल्डिंग है वो ऐसी थी, सेम मेन थी, लेकिन साथ में ये 2-3 बिल्डिंग्स ऐड हुई हैं, पोर्टकलस हाउस वगैरह ये ऐड हुए हैं, ये नए बने हैं। ओके, लेकिन वो जो नई पुरानी बिल्डिंग है वो वैसी सब सेम। तो ये तब से इतने सदियों से चली है। तकरीबन 1000 ईयर्स के ऊपर है तो guys, अराउंड। वेस्टमिनिस्टर लंदन का जो है वो 1000 साल पुराना है। सच ए ब्रिलियंट थॉट, क्योंकि आज भी वो वैसे ही है। हाँ बिल्कुल, मेंटेनेंस जहाँ पर अच्छी है, क्योंकि जैसे पहले तो लंबी स्टोरी है, इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, ये
इन्होंने वर्ल्ड पे रूल किया, 250 साल वर्ल्ड पे रूल किया, ठीक है, और वहां की वेल्थ को लेकर आए। आए आज तक ऐसा देखो जो म्यूजियम है ब्रिटेन एक ही ऐसी एम्पायर रही आ है रही है, जो दूसरे मुल्कों से रिसोर्सेज लेकर आई, लेकर आई है। ठीक है। हाँ सर देखिए आज भी हाँ, पाउंड का रेट हाँ, 118 पहुंच हाँ, गया, हाँ, चाहे कुछ भी हो हाँ, इंटरनली, बिल्कुल, लेकिन इकोनॉमिक वाइज दे आर स्टिल ऑन टॉप। सो दैट्स वेयर आई थिंक दैट जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे और भी प्रोग्रेस होगी, बोथ कंट्रीज विल प्रोग्रेस, get benefit, job creation, trade agreement, trade improvements, investments to the both countries. But on top of that, other sides, the social side of that, education improve होगी, other cultural improvements आएंगी, वो exchanges होंगे, जैसे अभी हमारा डायस्पोरा यहाँ पर वेल एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन वो उनके एक एलिमेंट है स्पिरिचुअल एंड कल्चरल, ओके उसमें हमें वो भी इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें, वाह, क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्ट शो करेंगे। तो वो ट्रेड एग्रीमेंट यही नहीं कि भाई आप कितनी इन्वेस्टमेंट करते हो, इट्स इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन लाइफ। इनफैक्ट सर हमने आपकी अभी एक फोटो देखी जिसमें मोदी जी जब लंदन आए थे, तो एक आपके जो पॉलिटिकल एरा में लोग थे उसमें यू वाज रिप्रेजेंटिंग एज इंडियन, तो कैसा फील हुआ सर आपको कि आज थर्ड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर और आप साथ खड़े हैं, मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ माइंड आई एम थिंकिंग कि एक बस कंडक्टर आज एक नेशन के सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं, अपनी पूरी जर्नी जो एक्सपीरियंस लेके आए, हाउ यू फील दैट? देखो नहीं, ये नेचुरल है, जैसे आपने बोला कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड जो कि अभी भी है, कोई इतनी नहीं, लेकिन वो बस कंडक्टर अभी वो recognition standing next to one of the great prime ministers and the opposition leaders as And well. both was at top. Yeah. Bus conductor, Yeah. chai wala. Yeah. Together, and both are strong players of two countries. Yeah. मैं मतलब कि मैं ये देखता हूँ, जैसे मैंने विल्सन के साथ मेरी पिक्चर है, कैलहन के साथ मेरी पिक्चर्स हैं, माइकल फुट के साथ मेरी पिक्चर्स हैं, टेड हीथ के साथ मेरी पिक्चर्स हैं, मैं पिक्चर खिंचाई हुई है, Yeah. उनके साथ कहीं ना कहीं मौके मिले कि वहाँ पर जाकर पिक्चर आ गई, तो उसका ये फायदा है कि भाई आप सेटिस्फाई करते हैं कि भाई मैं वहाँ से उठकर इस लेवल के लोगों के साथ मुझे बिचरने का मौका मिला है, तो वो एक अच्छी सेटिस्फैक्शन, अच्छी खुशी देती है। सर यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो बच्चे आज पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं दुनिया में कहीं भी, जिनको लगता है कि यार पॉलिटिक्स हमसे नहीं होगी, क्योंकि आप उसके बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड दैट टू अ नेशनल एंड वर्ल्ड लेवल हीरो, वो आप मैं चाहूंगा एक मैसेज सारे यूथ को दे जो हमें देखेंगे आगे जाकर, कि क्यों आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए, और अगर आप में वो जज्बा है तो वेयर इट विल टेक यू। आंसर मेरा लंबा है, लेकिन मैं ट्राई करूँ उसको ब्रीफ देने के। एक तो ये है कि आपने पॉलिटिक्स में आना क्यों है, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। मेरा जो सोचने का नज़रिया है वो ये है कि आप पॉलिटिक्स में आकर समाज में तब्दीली लाने के लिए आ रहे हैं। Politics is not the status quo. Politics is to bring change in the society. What kind of society you want to bring? That is the vision you should have. Then follow that vision. Pass that process. अगर तो आप कहते हैं कि मैंने तो ये पॉलिटिक्स में आना है कि मेरे पास पावर हो, मेरे पास जे हो, मैंने जे करना है, तो नहीं है। इंडिया इज बेस्ट फॉर दैट। Politics is to bring change in the society, being the servant of the society. True, sir. सर्विस, सेवा, सर्विस करनी है, उसमें चेंज लानी है। चेंज आपका विजन है, चेंज सोसाइटी का विजन है। चेंज आपने देखना है कि आप कैसी चेंज चाहते हो, आप कैसी सोसाइटी चाहते हो, आप डिवाइडेड सोसाइटी चाहते हो या यूनाइटेड सोसाइटी चाहते हो,
आप इक्वल सोसाइटी चाहते हो या अनइक्वल सोसाइटी चाहते हो? आप चाहते हो कि मुझे तो एजुकेशन अच्छी हो या सोसाइटी में हर बच्चे को एजुकेशन मिले, एम्प्लॉयमेंट मुझे मिलनी चाहिए, उसी के साथ सोसाइटी में हर बच्चे को एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। ट्रू सर, ट्रू। मैं ओल्ड एज में हूं, मुझे अच्छी पेंशन चाहिए, मुझे नहीं, अगर समाज में जो एक बन जाए तो मुझे भी उसमें फायदा होगा। तो इसलिए समाज में कैसी तब्दीली लानी चाहते हो, कैसा आपका विजन है, उस विजन को दिमाग में रखते हुए आप यहाँ की पॉलिटिक्स, किसी भी मुल्क की पॉलिटिक्स में आ सकते हो और आना चाहिए। जो अच्छी जॉब्स में होंगे, अच्छी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनके पास होंगे, जिनके पास अच्छी एजुकेशन होगी, वो ही आने वाले वक्त में समाज को अच्छी सोच, अच्छा विजन दे सकते हैं। उनको रोल प्ले करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप अपना रोल ओनली बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर सकते हो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप अपना रोल प्ले कर सकते हो कि आपका कौन एमपी बने जो आपके विजन को आगे ले जा सके। अगर आप नहीं भी बनना चाहते, जब नहीं बन सकते, आपको वो एमपी चुनना चाहिए, वो इलेक्टेड मेंबर चुनना चाहिए जो आपके विजन को आगे लेकर जा सके। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट एक्सप्लेन बाय यू सर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है कि जो सेवा भाव अगर वो है तो आप उस चीज को करें और डेफिनेटली उसमें एक करियर बनाएं। सर, एक आजकल एक कंपटीशन लगा हुआ है यूथ के अंदर कि एक पहले हम जब बड़े होते थे तो हमारे पेरेंट्स भी ये फीड करते थे कि जल्दी पढ़, अच्छा पढ़ाई कर ताकि अच्छी जॉब मिले। अभी सिनेरियो चेंज हो गया सर। अब लोग कहते हैं कि जो कर, पढ़ाई कर एंड डू एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करो, बिकॉज दिस विल गिव यू लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स टू यू एंड टू योर नेक्स्ट जनरेशंस। मैं चाहूंगा सर, इस पूरे कंपटीशन में जब कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं सर। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं जिंदगी से, गिव अप कर देते हैं। आप एज अ सक्सेसफुल पर्सन क्या मैसेज देना चाहोगे उन एंटरप्रेन्योर्स को, उन नए एंटरप्रेन्योर्स को जो बनने वाले हैं, उनको जो गिव अप कर चुके हैं एंड दे थॉट कि अब हमारे लिए जिंदगी में कुछ बचा नहीं है एंड दे आर स्टिल इन अ कंफ्यूजिंग स्टेट? वो हर जगह है सर, इंडिया, यूके, अमेरिका, एवरीवेयर। एक सक्सेसफुल ब्रेन, एक सक्सेसफुल इंसान का क्या मैसेज उस टॉपिक पे सर होना चाहिए? देखो, ए पर्सनल इशू है इंडिविजुअल्स के लिए। यस। कलेक्टिव जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये है, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए और उसके साथ अच्छी सोच होनी चाहिए। आप अच्छे बिजनेसमैन होंगे, आपका अच्छा बिजनेस होगा, आप अच्छा कोई ना कोई प्रोग्राम शुरू करोगे, उसमें आपका फायदा तो होना चाहिए, लेकिन क्या उसमें आप वाइडर सोसाइटी को कोई फायदा दे सकते हो? जब मी में सवाल आता है तो कंफ्यूजन आ जाता है। जब अस में आता है तो कंफ्यूजन कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। या आप कितना बड़े से बड़ा काम करते हो। इंडियन फिलॉसफी में बहुत अच्छा है कि 2 वक्त की रोटी खानी है या 2 रोटी खानी है, बट ऐसा होता एक कमरे में रहना है। नहीं होता तो यही है। ये नहीं आया, उसमें कितना एक्चुअली इट्स बेसिक नेसेसिटी, बेसिक है, लेकिन बेसिक में भी आप क्वालिटी लाइफ ले सकते हो। ये नहीं है कि आपका 10 बेडरूम का घर है, आप मियाँ बीवी रह रहे हो, सोना एक में ही है। सोना तो एक में है, 9 कमरे पड़े हैं, जस्ट फॉर बच्चे चले गए। यस, नो, ये है एक शो ऑफ, अपनी पावर, अपनी वेल्थ की डेमोस्ट्रेशन। अगर वही इन्वेस्टमेंट, अपना 3 बेडरूम का घर है, छोटा सा है, मेंटेन कर रहे हो, अगर आपके पास वो कैपेसिटी है, मैं ये नहीं कहता फ्री दे दो, अगर वही रेस्ट ऑफ द प्लेसेस गिवन टू दोज पीपल हु एक्चुअली नीडेड इट। बहुत बड़ी बात सर, बहुत बड़ी बात। आपका बिजनेस सक्सेसफुल है। उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने के बाद, अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के बाद, आप समाज को क्या दे रहे हो? So what you're giving back to the सोसाइटी। That's very, very important. अच्छा,
ये मैं नहीं कहता कि 10 रूम का घर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास आपकी मेहनत के साथ आपकी हम कहते हैं इंडियंस खास तौर पे कहते हैं कि स्पिरिचुअली परमात्मा की दया से हमारे पास तो बहुत पैसा आ गया जी। उस पैसे का आपको फायदा है, नो डाउट, लेकिन उस पैसे का जो आपने घर के अंदर रखा हुआ है उसका समाज को क्या फायदा है? कुछ जस्ट शोभाजी सेम है कि अगर आपका 10 बेडरूम का 8 बेडरूम का हस्बैंड वाइफ के लिए है, जब तो आप पूरी फैमिली थी 5 मेंबर थे घर में तो ठीक है, घर के पास अपना रूम हो गया तो ठीक भी है। जब आपके बच्चे बाहर चले गए वो आपका सरप्लस घर पड़ा है, वो बाकी के जो कमरे हैं अनयूज्ड अंडर यूज्ड जो भी वर्ड आप यूज करना चाहते हैं उसका समाज को क्या फायदा? नथिंग, जस्ट शोभाजी। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, घर लेते हो, घर लेकर वो लॉक कर देते हो, 5 साल के बाद आप हॉलीडेज पे जाते हो, वहां पर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि एक घर दूसरा लेकर इन्वेस्टमेंट करके उसको अनयूज्ड छोड़ दो। लॉक लगा दिया, किसी को बोला कि वीकली आकर साफ कर दो, यही अमीर लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसका जो है सोशली कोई उसका उसका कोई बेनिफिट। आप पैसा कमाओ, कमाना चाहिए, अगर आप नहीं कमाओगे आप जॉब क्रिएशन नहीं होगी, आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकोगे, आपने को बच्चों को भी तो दूसरों को भी, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एजुकेशन फील्ड में है तो दूसरों के बच्चे भी तो वहां पर पढ़ेंगे। बिल्कुल। आप उन पे कितना प्रॉफिट मार्जिन रखते हो? ऑल दीज थिंग्स इज अ सोशल इश्यूज एंड दे शुड बी लुकिंग एट दैट। और उसके साथ आपको जो सेटिस्फैक्शन होगी, इनर पीस मिलेगा, वो आप एक्सपीरियंस करके देखें। दैट विल बी ह्यूमंगस। तो सर आपका अगला फ्यूचर प्लान क्या है? आई मीन इवन आई सी टुडे यू आर सुपरली एनर्जेटिक फ्रॉम डे वन टू दी होल डे। इतनी एनर्जी सर लाते कहाँ से हो? और दूसरा अब आगे क्या सर? देखो लाइफ में क्या आगे आना है उसका किसी को मालूम नहीं, जो पीछे हो गया उस पे बहुत प्राउड नहीं और रिग्रेट भी नहीं। तो जस्ट गो विद द फ्लो। कल मैं एक्टिव हूँ, बिल्कुल। मैं लोगों में जाता हूँ। कितनी मीटिंग करते हैं सर हर रोज? देखो डिपेंड करता है, जैसे अभी 1 2 3 इवेंट्स है वो जाऊंगा, लोगों से मिला। एवरेज सर कितनी मीटिंग करते हैं आप रोज? दो एवरीडे। वाओ। 7 दिनों में 14-15 के करीब हो जाती हैं, किसी 3 हो जाते हैं, लेकिन वो लोग देखो इसको मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं समझता, साथ में ये भी नहीं समझता कि भाई इसमें कुछ है, ये सिर्फ लोगों के साथ मेरा प्यार है। मेरा पार्लियामेंट से बाहर आने के बाद भी लोग अगर मुझे बुला रहे हैं इवेंट्स के लिए, इनवाइट करते हैं जो भी, तो वो उनका मेरे प्रति टुवर्ड्स मी some kind of affection, they recognize, they feel it that I can contribute for the betterment. Again, my movements are always how best I can do something for the community, for the future generations. Finally, I would say that I always say it. It's nothing new, that I was the leader of the past, political and social. Leader, that's a leading role I played. True. In the past. I'm still playing that part, but I'm not the leader of the future. I wanted to create the future leadership. Wow. Amongst the youth, and I wanted to pass on my thoughts, my vision for the society, and I hope that some people will take it up, and that is my legacy, which will, and I wanted to follow that. Wow. That's my whole dream. That's lovely sir. सर आपकी फिटनेस का राज क्या है? आप मैं चाहूंगा थोड़ा बताएं कि what's your habit like? How many times you eat a day? I try to eat 1 meal a day. 1 meal a day? And I try to eat at home in the evening. I'm not saying that I don't eat outside. During the day, I will drink tea, coffee, water. I avoid eating during the daytime. I walk, not planned way. I don't go like
Morning walk and all. Morning walk, you go into the park, you spend hours out there. No, that's my routine. That's the way I live on. Lovely, sir. It's really pleasure to be here with you, sir. Thank you. आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ के बहुत प्राउड फील होता है सर एंड वी आर स्टिल इन अ लर्निंग प्रोसेस वी ट्राई टू लर्न एवरी सेकंड एवरी डे फ्रॉम ऑल द अचीवर्स लाइक यू Thank इट्स रियली आवर ऑनर एज T6 Studios Thank and our team to be here with you sir once again. Thank you very much, Thank you and so I much, hope sir. that you got what you want. But I honestly try to explain my journey Definitely for sir. the I mean, benefit of the society. it was very well explained and बहुत ही आप you're a very good curator orator I must say the way you explain मेरा मन कर रहा था मैं बैठ के सुनता रहा. Thank you So very once much. again sir thank you so much Thank you. So for coming kind. here in Terminal 6 Studios. Warm Thank- thanks to you. Thank you. God bless you. Thank you very much. Best of luck in the future. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.